हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका आज क्लास में। और जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे आज उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कहाँ से ये टर्म केमिकल रिएक्शन आया, और आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में जाना था कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे बहुत सारे, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब इसको गर्म किया, हीट किया, तब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होकर के व्हाइट पाउडर फॉर्म में आ गया था, जो कि केमिकल चेंज का एग्जांपल था। उसी तरह से जब हमने पीस ऑफ वुड लिया था, एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि कार्बन का फॉर्म है, जो हमने उसको जलाया, तब वो स्मोक के फॉर्म में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है में चेंज हो गया था। वो भी केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है। अब ये सारे केमिकल चेंज जो कि केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, ये सिर्फ साइंस लैब में नहीं होता है। ये साइंस लैब के बाहर हमारे रियल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में होता है, हमारे हर रोज के जीवन में। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला एग्जांपल है सॉलिड ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। इसमें दूध खट्टा होकर के एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और ये एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अगला है कुकिंग ऑफ फूड। हमारे पास कच्चा सामान है, कच्चे आलू हैं, कच्चे दाल हैं, आटा है। अब हम इनको पका करके फूड बनाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज पहले से काफी बदल जाती है और हम कहते हैं हमारे पास नया सब्सटेंस बन गया। और ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। हमने जैसे रोटी, चावल, दाल जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का एग्जांपल है, हम इनको डाइजेस्ट करते हैं और ये ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, न जाने कितने सारे फ्यूल्स हैं जिनको हम डेली यूज करते हैं, ये सब का बर्निंग जो है वो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और केमिकल रिएक्शन का वास्तविक अर्थ है केमिकल चेंज, यानी हम हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास होने वाला हर केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन है। तो अब हमारा काम ये है कि हम उन केमिकल चेंज को, उन केमिकल रिएक्शन को पहचाने कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन है तो कैसे है। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी हमको कैसे पता चलेगा कि वो चेंज केमिकल चेंज है और वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर ये जो रिएक्शन है, आखिर ये जो चेंज है, ये केमिकल चेंज ही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, we came to know that a chemical reaction has taken place by characteristics of chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं, कुछ खास पहचान है, कुछ आइडेंटिफिकेशन है, हम उनको जान लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यह केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या है वो खास बातें, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, तो केमिकल रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं, जिनमें पहली है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि अगर उस चेंज में, अगर उस प्रोसेस में गैस इवॉल्व हो रही हो तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर उस प्रोसेस में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें केमिकल चेंज हुआ है, यहाँ केमिकल रिएक्शन है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर व्हाट इज प्रेसिपिटेट, कि ये प्रेसिपिटेट क्या है। तो ध्यान दीजिए, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates out from the solution during chemical reaction।
यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से जो सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। द सॉलिड प्रोडक्ट which separates from the solution during chemical reaction। यानी कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस दौरान वहां से प्रेसिपिटेट अलग हो जाए, हमको प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला पहचान क्या है इसका? अगला पहचान है चेंज इन कलर। यानी किसी प्रोसेस में किसी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज है और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला पहचान चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर किसी सब्सटेंस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर चेंज इन स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस का स्टेट बदल गया है तो हो सकता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ हो। यानी ये 5 बातें हैं, ये 5 पहचान हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि क्या यहाँ केमिकल चेंज हुआ है, क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। क्योंकि हमारा सवाल यही है, हाउ डू वी कैन नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम ये कैसे जानेंगे, हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए 5 बातें हैं, कौन-कौन सी याद रखेंगे? पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड द लास्ट वन चेंज इन स्टेट। एक बार फिर से दोहराएंगे मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहां पे किसी प्रोसेस में अगर गैस इवॉल्व हो रही हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर किसी प्रोसेस में गैस इवॉल्व हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर, कि अगर उस प्रोसेस में कलर चेंज हो गया हो तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर उस प्रोसेस के दौरान उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो गया हो, चाहे बढ़ा हो या घटा हो, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, कि अगर किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब इनमें से कोई एक बात, 2 बात या कई बार 2-3 बातें एक साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल चेंज इन स्टेट हुआ और हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई। यहाँ पर एक बातें या 2 बातें या 3 बातें एक साथ होती हैं और हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अभी आपको अच्छे से समझाने के लिए हम इसके एक-एक करके एग्जांपल लेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे-कैसे इसकी हम पहचान एक केमिकल रिएक्शन में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं इसको अच्छे से कि कैसे केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास पहला प्रॉपर्टी था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होता है कि उस प्रोसेस में गैस निकलनी होती है। अगर उस प्रोसेस में गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल के लिए, when zinc reacts with dilute sulfuric acid to produce hydrogen gas, यानी कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। तो इसमें हम जैसे ही जिंक मेटल के टुकड़े डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू होती है। यानी कि ये चेंज है कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें हम जैसे ही जिंक के टुकड़े डालते हैं वहां से गैस निकलनी शुरू होती है। तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। कोई एग्जांपल देखते हैं। When sodium carbonate reacts with hydrochloric acid, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तब भी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और गैस का निकलना हमको बताता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं है।
अगर वहां पे गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल तौर पर ये रहे कि जब हम जिंक को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो वहां कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तब वहां कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमारा सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन था वो था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अगर उस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे पहला है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, यानी कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से मिक्स करते हैं तब वहां पर एक येलो रंग का पीपीटी बनता है। पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट। और अभी हम जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है कि सर एक सॉल्यूशन में से जो सॉलिड वेस्ट अलग हो जाता है, जो सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो जाता है, उस सॉलिड प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और वही यहां बन रहा है। सर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, हमने उसमें लेड नाइट्रेट डाला है। अब जैसे उसको मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उस सॉल्यूशन में नीचे में एक येलो कलर का पीपीटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। अब जैसे हम इसमें डालेंगे लेड नाइट्रेट हम क्या देखेंगे कि नीचे में एक येलो कलर का सॉलिड पीपीटी बन जाता है और हमको पता चल जाएगा कि हाँ यह एक केमिकल रिएक्शन है। और अगला एग्जांपल है when sulfuric acid is added to barium chloride white precipitate of barium sulfate is formed, यानी कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और ये प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना हमको बताता है कि यह केमिकल रिएक्शन है। तो हमने अभी देखा कि ये दो पहचान से हम कैसे जान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। पहला क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर उस प्रोसेस से गैस निकल रही है, अगर उस प्रोसेस से गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, अगर उस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। अगला है चेंज इन कलर, यानी कि इस प्रोसेस में कलर का चेंज होना मैंडेटरी है। कि when citric acid is added to purple colored potassium permanganate, purple color changes to colorless, यानी हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। हम उसमें जैसे ही सिट्रिक एसिड करते हैं, सिट्रिक एसिड का सोर्स हमारे पास है सबसे बढ़िया नींबू, यानी कि अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, आपने उसमें जैसे ही नींबू का रस ऐड किया वो पर्पल कलर गायब हो जाता है, तो हो गया ना कलर चेंज। और कलर चेंज हमें बताता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। अगला एग्जांपल कि द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज सीन टू चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन कलर, यानी कि आपके पास एक ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है। हमारे पास मान लीजिए ये हमारे हाथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है। इमेजिन कीजिए ये हमारे पास ग्लास का बीकर है, इसमें ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है। इसमें हम जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐड करेंगे इसका ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा और ये कलर का चेंज होना हमको बताता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर उस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ यह केमिकल रिएक्शन है। जैसे when quicklime mixed with water to form slate lime, temperature like this। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे घर में जब भी पुताई का काम होता है तो उसके लिए चूना आता है, और जब भी बर्तन में हम चूने को पानी के साथ मिक्स करते हैं घोलने के लिए तब वो बर्तन काफी गर्म हो जाता है, और एक बर्तन में गर्म होना, टेम्परेचर का बढ़ना हमको बताता है कि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हुआ है और यह एक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह से जिंक इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन राइज ऑफ टेम्परेचर। हमने जैसे अभी यहाँ पे एक रिएक्शन किया था
कि हमारे पास एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट ट्यूब था, उसमें हमने जिंक ऐड किया तो यहाँ से गैस इवॉल्व हुई थी। अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो ये टेस्ट ट्यूब भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, और टेस्ट ट्यूब का गर्म होना हमको बताता है इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, और यह एक केमिकल रिएक्शन है। और उसी तरह से लास्ट है चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज होना, यानी कि केमिकल रिएक्शन की एक पहचान यह भी है कि इसमें स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, अगर हमने एक मोमबत्ती को जलाया है तो मोमबत्ती के जलने के बाद उसका स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हमने यहाँ पर लिक्विड में जो हमने सॉल्यूशन लिए थे वो सब लिक्विड रहेंगे, लेकिन जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो हो गया स्टेट चेंज। और स्टेट चेंज होना हमें बताता है कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। तो अगर आपको पहचानना है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको बस इन चीजों को जानना होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि क्या वहां पर गैस निकल रही है, अगर हाँ तो वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या उस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर हाँ तो भी वो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, क्या वहां कलर चेंज हो रहा है, यदि हाँ तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उसका बढ़ रहा हो या घट रहा हो, बदलाव होना चाहिए। बढ़ने के एग्जांपल हमने देख लिया, और घटने के एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड को ऐड करें तो वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर घट जाता है, जो कि इस बात की पहचान है कि इसका टेम्परेचर बदल गया है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेंज इन स्टेट, अगर कहीं पर स्टेट चेंज हो रही है तो हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, ध्यान की बात यह है कि एक ही रिएक्शन में, एक ही प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती है। एग्जांपल के लिए हमने देखा रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तब वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहां पर दो प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और दूसरा ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, जो कि बताता है कि यहां टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। यानी एक ही प्रोसेस में दो आप प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती है। और हमने यहां देखा कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। यहां पर भी आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। पहला ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहां पर लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और दूसरा चेंज ऑफ कलर। कैसे, हमारे पास ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो येलो कलर का होगा। कलर, यानी कि एक ही प्रोसेस में आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो इनके पहचानने के ये तरीके हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जानते हैं अब अपने अगले टॉपिक के बारे में, केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब हम ये जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानते हैं। अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स and formulae of substance involved in it is called chemical equation। यानी कि यह एक तरीका है, यह एक मेथड है जिसके तहत, जिसके चलते हम केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं उनको उनके सिंबल, उनके फॉर्मूले के यूज करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है
और इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिखने के तरीके को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है और इस तरीके में हम उन सब्सटेंसेस के फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है, और जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन का वर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कि सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक को ऐड करते हैं तब जाकर के ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसको हम वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड to produce hydrogen gas and zinc sulfate। ये इसका वर्ड फॉर्म हो गया। हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, जिंक को हम क्या लिखते हैं, सिंबल Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, H2SO4, और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H2, और इसके लिए होता है ZnSO4। ये देखिए, ये केमिकल इक्वेशन है, इसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये इसका वर्ड फॉर्म है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। यानी कि हमने अपने केमिकल रिएक्शन को अब सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है और इसी मेथड को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को सिंपल वर्ड में या सिंबल को यूज करके अगर हम लिख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये केमिकल इक्वेशन। आप इनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कैसे करेंगे, अब लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वी गेट वाटर। यानी कि ये हाइड्रोजन है और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, और ये बन गया प्यारे बच्चों आपका केमिकल इक्वेशन। कितना प्यारा इक्वेशन है, देखिए कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको हमने वर्ड में कैसे लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर। इसका फॉर्मूला होता है H2, इसका फॉर्मूला होता है O2, इसका फॉर्मूला होता है H2O। बन गया केमिकल इक्वेशन। अब यहां से हम कुछ और थोड़ी बहुत नई चीजें सीखते हैं। नोट में देखिए लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, जो चीजें कंबाइन हो रही हैं, उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट। अब आप बताइए इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, जरा कमेंट में लिख के बताइए। तो ये देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, जो यहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। तो द पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। कि इस रिएक्शन में जो चीजें बनेंगी, जो चीजें प्रोड्यूस होंगी, उन्हें बोलेंगे प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट हमारा प्रोडक्ट है। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और इन दो क्वेश्चंस का अब जवाब कमेंट में लिख के बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और तो छोटी छोटी चीजें हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बहुत आसान से समझना है। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि इसमें हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम है तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आपको कैसे पता करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, आइए जरा देखते हैं। तो सिंपल, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के
एटम्स को काउंट करना है कि किसमें कितने एटम्स या किसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बात करते हैं पहले इस केमिकल रिएक्शन की। यहाँ लिखते हैं हम पहले नंबर ऑफ जिंक एटम्स, फिर यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और क्या यहाँ पर सल्फर है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, और क्या है ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब इसको काउंट करना है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। और अब जान चुके हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को हमेशा लिखते हैं लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट साइड में। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो बताइए जरा रिएक्टेंट में जिंक के कितने आइटम है? तो जिंक का केवल एक एटम है और कहीं जिंक नहीं है, तो जिंक का हो गया 1 एटम। इधर हाइड्रोजन कितने आइटम है? तो सर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 आइटम है, और तो कहीं हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट में, क्या लिख देंगे 2 आइटम। यहाँ पर सल्फर कितना है? सल्फर यहाँ पर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में कितना है। तो देखता है जरा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2। जिंक कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। या अब आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि इस रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एटम्स इक्वल है या अनइक्वल है। तो आपको दिख रहा होगा जिंक के एटम्स इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। हाइड्रोजन के लिए भी सेम चीज है, इसमें 2, यहां भी 2। सल्फर में यहां 1, यहां भी 1। और वही बात ऑक्सीजन के लिए कि इसके रिएक्टेंट में भी 4 एटम है और प्रोडक्ट में भी 4 एटम है। तो यहां हमने देखा कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे एटम्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in reactant and in product। तो आप बताइए कि रिएक्टेंट में कितना आइटम है? 2। वेरी गुड। ऑक्सीजन के लिए यहां भी 2 है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ये ऑक्सीजन 1 है। अब आप देखकर बताएं क्या यहां पर सारे एटम्स इक्वल है? तो देखिए हाइड्रोजन के लिए यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, ये इक्वल है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहां 2 है, जबकि प्रोडक्ट में केवल 1 है, और ये इक्वल नहीं है। और इसका इक्वल न होना हमें ये बताता है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि आपको कैसे पहचानना है कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आपके लिए 2 होमवर्क है, आपको इन क्वेश्चंस का इक्वेशन बनाना है और चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आज क्लास में आपने सीखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और किसी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं।
और अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि एक अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करें, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी रहेगा। तो आप बने रहे हमारे साथ और अगला से क्लास जरूर देखें, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख लें ताकि आगे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में और आए। और अगला वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि हम उसमें जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस से बैलेंस में कैसे बदलें, किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो आपकी परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।